हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2022 के लिए संविधान के पार्ट 9 की। दोस्तों, इस सीरीज में हम जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने पढ़े हैं, ये सभी क्वेश्चन रेलवे की पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं। और यहाँ इस सीरीज में हम आपको 25 MCQ क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, जहां आपको लगभग 50 से 60 क्वेश्चन कवर होते हैं, क्योंकि मैं आपको हर एक क्वेश्चन पर इंपॉर्टेंट डिटेल भी कवर करवाता हूं। दोस्तों, ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। और इस वीडियो से पहले कि यदि आपने पार्ट नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। कि किस प्रधानमंत्री ने लाल किले से राष्ट्रीय झंडा सर्वाधिक बार फहराया है? तो सही आंसर है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना, लाल किले से जवाहरलाल नेहरू ने सर्वाधिक बार झंडा फहराया है, लगभग 17 बार। ठीक है, 17 बार। देखते हैं, लाल किले से सबसे ज्यादा 17 बार तिरंगा फहराने का अवसर प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को है। इनका कार्यकाल है 15/8/1947 से 27/5/1964। वहीं उनकी पुत्री इंदिरा गांधी को भी लाल किले से 16 बार राष्ट्रध्वज इन्होंने फहराया है। ठीक है, 16 बार राष्ट्रध्वज किसने फहराया है? इंदिरा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है, किसने भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार कार्य किया है? 2 बार कार्य किया है। तो इनका नाम है गुलजारी लाल नंदा। ऑप्शन डी। इससे पहले भी इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर चुके थे। गुलजारी लाल नंदा ने भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार काम किया है। देखिए, गुलजारी लाल नंदा ने भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार कार्य किया। पहली बार 27 मई 1964 से 9 जून 1964 और दूसरी बार 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक 2 समयांतराल में भारत के कार्यवाहक मंत्री ये रहे। अगला क्वेश्चन है, भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? तो राइट आंसर है प्रधानमंत्री को। ठीक है, भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? प्रधानमंत्री को। देखिए, भारत में कार्यकारी प्रमुख प्रधानमंत्री माना जाता है। अनुच्छेद 78(1) के अनुसार राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। इस प्रकार भारत का प्रधानमंत्री केंद्र सरकार का प्रमुख होता है। प्रमुखता व लोकसभा में बहुमत दल का नेता भी होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के 15वें प्रधानमंत्री का नाम बताइए। राइट आंसर है नरेंद्र मोदी जी, यानी कि ऑप्शन ए। ये भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं दोस्तों। देखिए, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ये स्वतंत्र भारत के 15वें प्रधानमंत्री और स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने यह पदभार 26 मई 2014 को ग्रहण किया। इसके पूर्व ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन भारत की आज़ादी के बाद पैदा हुए था? तो देखिए, वही क्वेश्चन इसने पहले डिस्क्रिप्शन में हमको बताया था और यहाँ क्वेश्चन बना दिया। तो सही आंसर है नरेंद्र मोदी। ठीक है दोस्तों, आज़ादी के बाद पैदा हुए हैं नरेंद्र मोदी जी, याद रखिएगा इस बात को। देखिए, नरेंद्र मोदी आज़ादी के बाद भारत में जन्म लेने वाले प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने 16वीं लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राइट आंसर है 25 वर्ष। यदि वह लोकसभा का सदस्य है तो 25 वर्ष। ठीक है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, जिसे लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के अंदर किसी सदन का सदस्य होना होगा। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये क्वेश्चन आरआरबी जेईई में पूछा भी गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि सुचेता कृपलानी। ठीक है ना, सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। देखिए, सुचेता कृपलानी एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिज्ञ थी। ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। वे लगातार 2 बार लोकसभा की सदस्य भी थी। अगला क्वेश्चन है, राज्य के गवर्नर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? देखिए, ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों ये, और इसका सही आंसर क्या है? राष्ट्रपति। ठीक है, याद रखिएगा, राज्य के गवर्नर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। देखिए, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए की जाती है, परंतु यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर धारण करता है। ठीक है, राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति भी होता है तथा उप कुलपतियों को भी ये नियुक्त करता है।
राज्यपाल मुख्यमंत्री को तथा मुख्यमंत्री की सलाह से उसकी मंत्रिपरिषद के सदस्यों को नियुक्त करता है तथा उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ भी दिलाता है। ये सारे ही फैक्ट दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो देखिए ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ, इससे पहले हमने ग्रुप डी में देखा ये क्वेश्चन, अब दोबारा से फिर आया है किसमें, एनटीपीसी में पूछा गया। तो आप इसका आंसर आराम से लगा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा इसका राष्ट्रपति। ठीक है, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है। तो इसको कहते हैं दोस्तों उपराज्यपाल, यानी कि ऑप्शन ए। देखिए भारतीय गणराज्य में केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को उपराज्यपाल कहते हैं। संविधान के भाग 6 में राज्य शासन के लिए प्रावधान है। नई दिल्ली, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में प्रशासनिक प्रमुख उपराज्यपाल होते हैं। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा वर्ष क्या है। तो यानी आपसे पूछ रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है, तो ये होती है 35 वर्ष, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा। देखिए भारत में किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष है। साथ ही वह भारत का नागरिक हो, किसी प्रकार के लाभ के पद पर ना हो तथा वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य भी हो। भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है, देखिए यहाँ पर इसने ब्लैंक छोड़ दिया, आपको भरना है सही आंसर। ठीक है, तो आप ऑप्शन पढ़ सकते हैं वीडियो को रोककर। फिलहाल मैं इसका आपको आंसर बताता हूँ, इसका आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, तो देखिए इसको पूरा ये करेगा, कैसे करेगा, भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर केंद्र शासित प्रदेश के नाम मात्र के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। चलिए अब देखते हैं राज्य विधानमंडल से बनने वाले क्वेश्चन। भारत में किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो अभी हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा भी था दोस्तों, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि सुचेता कृपलानी। देखिए सुचेता कृपलानी का जन्म पंजाब के अंबाला में एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। यह एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिक थी। वे उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री भी थी। सुचेता कृपलानी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और बाद में महात्मा गांधी के साथ मिलकर अहिंसा के रास्ते पर काम किया। 14 अगस्त 1947 को इन्होंने वंदे मातरम गीत भी गाया था। देखिए यूपी के बच्चों के लिए अच्छा क्वेश्चन रहेगा, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो बच्चे एग्जाम देते हैं स्टेट लेवल के, भारत के निम्नलिखित में से कौन से पूर्व या वर्तमान मुख्यमंत्री पहले मंदिर के एक पुजारी थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा योगी आदित्यनाथ। ठीक है, देखिए इनका पूरा नाम याद रखिएगा, इनका मूल नाम है अजय सिंह विशिष्ट। देखिए योगी आदित्यनाथ इनका मूल नाम है अजय सिंह विशिष्ट। गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर के महंत यानी कि पुजारी एवं राजनेता हैं। आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर के पूर्व महंत अवैधनाथ के उत्तराधिकारी हैं। ये हिंदू युवाओं के सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी समूह हिंदू युवा वाहिनी के संस्थापक भी हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। वर्तमान समय में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री हैं। एक भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। देखिए बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये कभी एनटीपीसी में, कभी ग्रुप डी में, कभी एएलपी स्टेज 1 स्टेज 2 में। इसका मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका सही आंसर क्या है, आप लगा सकते हैं आंसर। इसका राइट आंसर है सुचेता कृपलानी, यानी कि ऑप्शन डी। देखिए सुचेता कृपलानी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। इन्होंने 1963 ईस्वी से 1967 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला है। द्विसदनीय विधानसभा का मतलब क्या है। तो दोस्तों द्विसदनीय विधानसभा का मतलब होता है विधायकों को 2 अलग विधानसभाओं में बांटा जाए। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा। क्या होता है, विधायकों को 2 अलग विधानसभाओं में बांटा जाए। देखिए द्विसदनीय विधानसभा का तात्पर्य है विधानसभा और विधान परिषद जबकि विधानसभा निम्न सदन है तथा विधान परिषद उच्च सदन है। इसे याद रखिएगा, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। विधानसभा निम्न सदन है तथा विधानसभा परिषद उच्च सदन है। अतः विधायकों को 2 अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है। 8 राज्यों में विधानसभा के अलावा दूसरे सदन विधान परिषद भी मौजूद हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सच नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसका आंसर ऑप्शन ए है, तो आप यहाँ से ऑप्शन लगा सकते हैं। आंसर ए आपका सही आंसर है। ठीक है ना,
राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री का पद केंद्र में राष्ट्रपति के पद के समरूप होता है। तो ये कथन सत्य नहीं है, कह रहा है ना सच नहीं है, तो ये सही नहीं है। राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री का पद केंद्र में राष्ट्रपति के पद के समरूप होता है। देखिए चौथा वाला ऑप्शन भी यहाँ पर लिखा हुआ है, 3 तो आपने वहां पढ़ लिए, चौथा ऑप्शन भी पढ़ लीजिए। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को तब तक निष्कासित नहीं किया जा सकता जब तक उसके पास विधानसभा में बहुमत प्राप्त हो। यहाँ पर कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट दिए हैं, इन्हें देख लीजिए। राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में निम्नलिखित तथ्य सत्य हैं। कौन कौन से सत्य हैं? राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। मंत्रियों के विभाग का बंटवारा मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को तब तक निष्कासित नहीं किया जा सकता जब तक उसके पास विधानसभा में बहुमत प्राप्त है। अतः यह कथन गलत है कि राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री का पद केंद्र में राष्ट्रपति के पद के समरूप होता है। अब देखिए यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है, इसको देख लीजिए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के चुनाव के पश्चात मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है और मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से मुख्यमंत्री सर्वाधिक लंबे कार्यकाल तक मुख्यमंत्री बने रहे? तो इनका नाम है ज्योति बसु। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा आप कंफ्यूज होंगे, कैसे? देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया 2016 में, ठीक है ना। तो 2016 तक इसका आंसर आपका सही है ज्योति बसु। लेकिन वर्तमान समय में यदि हम बात करें तो इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा पवन कुमार चामलिंग, जिन्होंने 25 साल लंबा कार्यकाल पूरा किया है। जबकि ज्योति बसु 1977 से सन 2000 तक, यानी कि लगभग 23 वर्ष तक ये रहे। जब तक ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया और किताबों में छपा हुआ है तो ज्योति बसु इसका आंसर है। लेकिन अब याद रखिएगा, यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन भी पवन कुमार चामलिंग। ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया, लेकिन कुछ समय बाद यदि हम बात करें वर्तमान की तो इसका आंसर सही क्या रहेगा? पवन कुमार चामलिंग। यदि एग्जाम में अब आए तो याद रखिएगा ये नाम पवन कुमार चामलिंग, ठीक है ना। सिक्किम के थे दोस्तों ये मुख्यमंत्री, ठीक है ना। सिक्किम के मुख्यमंत्री थे पवन कुमार चामलिंग, जिन्होंने 25 साल लंबा कार्यकाल पूरा किया है। भारत के किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु क्या है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 25 वर्ष, ठीक है। मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए आपकी? 25 वर्ष। देखिए यहाँ पर और भी आयु दी हुई है, इन्हें भी याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछ लेता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल की न्यूनतम आयु है 35 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य यदि बनना है तो उसके लिए न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। और जबकि मुख्यमंत्री और लोकसभा का सदस्य बनना है तो आपकी न्यूनतम आयु होना चाहिए 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाते हैं तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? तो इसका राइट आंसर है भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाते हैं तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश। देखिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर भारत का मुख्य न्यायाधीश और उसके भी न रहने पर उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति का कार्य संभालेंगे। सन 1969 में उपराष्ट्रपति बीवी गिरी, जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, के त्यागपत्र देने पर राष्ट्रपति चुनाव में प्रत्याशी होने के कारण विषम परिस्थितियां पैदा हो गई थी, जिससे निपटने के लिए संसद ने यह नियम सुझाया था। सन याद रखिएगा 1969। देश के निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सबसे बड़ा है? तो राइट आंसर है गुवाहाटी उच्च न्यायालय, ठीक है दोस्तों। वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं, इनमें गुवाहाटी उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सबसे बड़ा है। इसके अंतर्गत असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश आते हैं। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना 1948 में की गई थी, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 1948 में गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसकी खंडपीठ कोहिमा, आइजोल तथा ईटानगर है। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद, यानी कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, शक्तियों, अधिकार क्षेत्रों और प्रक्रियाओं का वर्णन करते हैं? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए, यानी कि 124 से 147, ठीक है। अनुच्छेद 124 से 147 सर्वोच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, शक्तियों, अधिकार क्षेत्र और प्रक्रियाओं का वर्णन करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 सर्वोच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्र शक्तियां, अधिकार क्षेत्र और प्रक्रियाओं का वर्णन करते हैं।
अनुच्छेद 124 के अनुसार भारत का एक उच्च न्यायालय होगा जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और जब तक संसद विधि द्वारा अधिक संख्या विहित नहीं करती है तब तक 7 से अधिक अन्य न्यायाधीश मिलकर बनेंगे। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों को कुल मिलाकर 34 न्यायाधीश हैं। भारतीय उच्च न्यायालय ने जनवरी 2017 में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया जिसके अनुसार राजनीतिक दल और राजनीतिक निम्न में से क्या नहीं कर सकते। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी, यानी कि जाति, समुदाय, धर्म या भाषा के आधार पर वोट मांगना। ठीक है ना, जाति, समुदाय, धर्म अथवा या भाषा के आधार पर वोट नहीं मांग सकते। देखिए, जनवरी 2017 में सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यीय संवैधानिक पीठ के फैसले के अनुसार 1951 की जन प्रतिनिधित्व अधिनियम धारा 123(3) के तहत कोई भी राजनीतिक दल या राजनीतिक जाति, धर्म, समुदाय या भाषा के आधार पर वोट की अपील नहीं कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में योग्य होने के लिए एक व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में कम से कम वर्षों की न्यूनतम अवधि तक कार्य का अनुभव होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है 10 वर्ष। ठीक है, उच्च न्यायालय में 10 वर्षों की न्यूनतम अवधि तक का कार्य अनुभव होना चाहिए। देखिए, इसे भी पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(3) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए व्यक्ति को कम से कम 5 वर्ष के लिए किसी राज्य के उच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश होना चाहिए या किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय में एक अधिवक्ता होना चाहिए एवं उसे वहां वकालत करने का 10 वर्षों का अनुभव चाहिए। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर क्या था? 10 वर्ष। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? अब देखिए, वर्तमान में पूछ रहा है, ये क्वेश्चन तो 2018 का है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जब आपको आंसर दिख रहा होगा यहाँ पर रंजन गोगोई, जो कि अब भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं है, क्योंकि वर्तमान समय तो दोस्तों ये 2018 का है, अब तो 2021 चल रहा है। तो याद रखिएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में है NV रमणा। ठीक है, NV रमणा, और ये 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं, इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, 48वें। तो 47वें कौन थे? 47वें थे अरविंद बोबडे। ठीक है, अरविंद बोबडे ये 47वें थे। और 48वें कौन है वर्तमान में? तो उनका नाम है NV रमणा। अब ध्यान रखिएगा, जब भी आप इस क्वेश्चन को पढ़ें आने वाले समय में, हो सकता है आप इसको 6 महीने बाद पढ़े, 1 साल बाद पढ़े, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं दोस्तों समय समय पर। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों, आज का प्रैक्टिस सेट यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।